क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहती है? क्या आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच बड़ा युद्ध चल रहा है? और क्या नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि आरएसएस की पूरी विश्वसनीयता खत्म कर दी जाए? कई सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच क्या तलवार खींची हुई है और क्या आरएसएस इस देश में एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री चाहता है। ये हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि आरएसएस दरअसल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो ब्राह्मण समाज से हैं, पेशवाई हैं, उनको प्रधानमंत्री की पहली पसंद मानता है। आरएसएस उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, हटने के बाद या हटाए जाने के बाद। तो क्या नरेंद्र मोदी को हटाने का खेल चल रहा है? इसी बीच राम मंदिर के मामले में जिस तरह के खेल सामने आए, राम मंदिर चोरी पर जिस तरह से अखबारों के हेडलाइंस सजे और अखबारों ने जिस तरह से खबरें दिखाने शुरू कर दिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या ये सब कुछ सरकार के इशारे पर आरएसएस की मिट्टी पलीद की जा रही है? नरेंद्र मोदी भी राजनीति के धुरंधर हैं। क्या वो आरएसएस की पूरी विश्वसनीयता को डुबा देना चाहते हैं? आप ध्यान दीजिए, राम मंदिर के मामले में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आलोचना आरएसएस बीएचपी की हो रही है, क्योंकि चंपत राय बंसल जो है वो आरएसएस और बीएचपी से जुड़े रहे हैं। तो चाहे मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो या राव हो, तो अयोध्या मंदिर में आप देखेंगे कि जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये बहुत सारी अखबार हैं जो चू नहीं बोल सकते हैं बिना सरकार के इजाज़त के। तो एक तो क्या सरकार के इशारे पर, मोदी और शाह के इशारे पर राम मंदिर की खबरें छपाई जा रही है, और योगी भी आरएसएस की पसंद है, उनका भी 36 का आंकड़ा है मोदी और शाह से। सबको पता है कि यूपी में मोदी और शाह कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री चाहते हैं, योगी नहीं चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की पसंद जो है योगी और देवेंद्र फडणवीस है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लोग जो हैं वो अयोध्या के बहाने आरएसएस को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, वहीं आरएसएस भी खेल कर रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चहेते नेताओं के खिलाफ खबरें छपनी शुरू हुई, चाहे वो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव, मोहन यादव, वो माने जाते हैं प्रधानमंत्री के करीबी, उनके खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छपी। सोचिए, 12 साल से इस सरकार में कोई खबर लीक नहीं होती थी। उसके बाद फिर एक भागीरथ चौधरी के 99 लाख खीरा सब्सिडी की खबरें छपी। तो इन सारी खबरों से ऐसा लगता है कि दोनों जगह से लगातार हमले चल रहे हैं और ये हमारा मीडिया के दम पर लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि राम मंदिर के चोरी के मामले के बाद से प्रधानमंत्री अमित शाह पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सबसे ज़्यादा सवाल आरएसएस पर उठ रहा है, क्योंकि मंदिर का पूरा, कई वहाँ के लोगों ने कहा कि मंदिर जो है वो आरएसएस का दफ्तर बना हुआ है। चंपत लाल जो हैं, चंपत राय बंसल, वो आरएसएस के आदमी हैं। तो ये तलवार चल रही है। नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ है, आरएसएस एक तरफ है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के दम पर आरएसएस के खिलाफ खबरें छपाई जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा पूरा एक्सपोज हो गया। वहीं आरएसएस के शह पर क्या मोहन यादव और भागीरथ चौधरी जैसे नेताओं के खिलाफ खबरें छपाई जा रही है। तो ये पूरा खेल चल रहा है। इसी में कहा जा रहा है कि आरएसएस की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, और उसके बाद दूसरी पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह, टीएमसी को तोड़ना हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ना हो, वो जितनी नई पार्टियों को तोड़ रहे हैं वो इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो लोग मोदी और शाह का समर्थन करें। खुद शाह भी प्रधानमंत्री की रेस में है, ये भी कहा जा रहा है। सोचिए कि शाह भी प्रधानमंत्री की रेस में है। तो क्या नरेंद्र मोदी अब बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं बने रह पाएंगे?
लगातार धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है निर्मला सीतारमण की विदाई होनी है, धर्मेंद्र प्रधान की विदाई होनी है। ये दोनों भी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, वापसी हो सकती है सत्ता में। इसका मतलब नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कंधे पर रख कर कम से कम ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार इस सरकार से एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हैं। तो सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जैसा आपको दिख रहा है। टीवी अखबार से अब खबरें आनी शुरू होगी, क्योंकि आरएसएस और सरकार का जो झगड़ा है वो बढ़ गया है। जानकार बताते हैं कि आरएसएस से नरेंद्र मोदी का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। आरएसएस उनकी मजबूरी है, मजबूती नहीं। गुजरात में भी जब तक मुख्यमंत्री रहे आरएसएस को पूरा कंट्रोल किया गया। और संजय जोशी प्रकरण पूरे देश को पता है कि कैसे आरएसएस के बड़े नेता को नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। कहा जा रहा है कि संजय जोशी फिर से सक्रिय हैं। तो एक लॉबी है आरएसएस की, जिसमें आरएसएस चाहता है कि किसी तरह से इसी कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस या फिर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना लिया जाए। वही अमित शाह रेस में है, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद वो प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि इम्यून ले और वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाए। अगला राष्ट्रपति वो बन जाए तो भी वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ये भी खबरें हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे की माने तो देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के बड़े चेहरा हैं, वो आरएसएस की पहली पसंद है। तो ये जो खबरें छप रही है इसको लेकर है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी भी कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी बीच में ही, चूँकि जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनका अगर कार्यकाल खत्म होता है तो क्या प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति बन जाना चाहते हैं ताकि उनको हर तरह से इम्यून मिल जाए राष्ट्रपति पर? आप ये भी हो सकता है कि वो राष्ट्रपति के पद पर चले जाएं, प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा। उसमें आरएसएस की कोशिश होगी कि हम प्रधानमंत्री जो है फडणवीस को बनाएं या योगी आदित्यनाथ को बनाएं। अमित शाह की कोशिश होगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसीलिए वो तमाम पार्टियों से, टीएमसी के अपने लोगों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो उन्होंने डीएमके से भी बात करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो सरकार है ये 240 की, बीजेपी के पास अपने 240 ही सांसद हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नायडू पर ये सरकार चल रही थी। अब काफ़ी संख्या में उन्होंने 20, 21, 22 सांसद जो हैं वो टीएमसी के तोड़े हैं। उसके बाद उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे के 6 सांसद को तोड़े हैं। तो लगातार दलित पिछड़े नेताओं से, चाहे शिंदे हो, महाराष्ट्र शिंदे और फडणवीस का 36 का आंकड़ा आप सबको पता है। शिंदे मुख्यमंत्री थे, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि वो आरएसएस की पहली पसंद थे। तो शिंदे भी कहीं ना कहीं खुन्नस में है। तो क्या अमित शाह अपने लिए पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं? तो ये सब चल रहा है। इसी बीच राम मंदिर के बहाने आरएसएस को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, हाशिए पर ला दिया गया है। और आरएसएस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही चरित्र निर्माण है आरएसएस का, जिस तरह से उसके लोग मंदिर ट्रस्ट में है और मंदिर में बड़ा चोरी हुआ। तो देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीतिक जो है वो मैथमेटिक्स है, आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह की जो अटकलबाजियाँ हैं वो चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। वही राजनीतिक खबरों की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए किस तरह से आज वो उत्तराखंड जाना चाहते थे, उनके शर्ट फट गए हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर में वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। एक दलित समाज के युवक की उत्तराखंड में मौत हुई थी, हत्या हुई थी। उसके बाद उसके परिवार से वो मिलना चाहते थे न्याय दिलाने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सड़कों पर हैं और उनको काफ़ी जो है वो मदद मिल रही है और जनता उनको पसंद कर रही है। तो बहुजन समाज को ऐसे नेता चाहिए जो सड़कों पर हों। दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली में आज बीएसपी की बड़ी बैठक हुई है। उनके एकलौते सांसद रामजी गौतम जो वहाँ पहुँचे वो प्रभारी भी हैं। तो बीएसपी यूपी के बाद दिल्ली में भी दमखम लगा रही है और वो चूँकि दिल्ली यूपी सटा हुआ है तो एक बड़ी बैठक हुई है। तीसरी बड़ी खबर यूपी से है। आरएस पटेल हैं, ये सरदार सेना के प्रमुख हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के बड़े युवा नेता रहे हैं और लगातार जेल भी गए हैं।
पिछली बार समाजवादी गठबंधन से चुनाव भी लड़े थे। इन्होंने जनहित संकल्प पार्टी बनाई है और खासकर जो कुर्मी बेल्ट है, जो पटेल समाज है, क्योंकि सरदार सेना भी चलाते थे, तो ये अगर गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ तो इन्हें भी समाजवादी पार्टी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यूपी में कुर्मी शाक्य वोटों पर नज़र है, दलित समाज के वोटों पर पूरे प्रदेश की नज़र है। अखिलेश यादव ने भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार से एक अच्छी खबर नहीं है, वहाँ भी आरएसएस के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। सोचिए ईसा फाउंडेशन, ये जग्गी वासुदेव, तो साधु संत जब व्यापार में उतर जाएंगे तो इसको जिम्मेवारी आरएसएस को लेनी पड़ेगी। आरएसएस जो है, जग्गी वासुदेव के करीबी माने जाते हैं आरएसएस के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 90 करोड़ से डेवलप्ड बांसघाट शमशान घाट ईसा फाउंडेशन को 1 रुपये में दे दिया गया है और वो अब 3500 से 5000 रुपये हर सब जलाने का लेंगे। तो ये भी आरएसएस के लिए एक बड़ा झटका है। तो ये सारी खबरें एक साथ चलती रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में जो आपको दिख रहा है वो हो रहा है और राजनीति में लगातार हालात बदलते रहते हैं। तो आरएसएस को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। राम मंदिर चोरी में जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिस तरह के मामले में गिरफ्तारी हो रही है, इसीलिए शायद चंपत, बंसल, मिश्रा और राव पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि आरएसएस सीधे सीधे बचना चाहती है। उसकी कोशिश है कि जो पैसा गिनने वाले लोग हैं उन पर ठिकरा फोड़ दिया जाए और उन लोगों की तो बाकायदा अभी रिमांड भी नहीं ली गई, सबको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन आरएसएस कई मामलों में कटघरे में खड़ा हो रही है और खड़गे के जो पुत्र हैं प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा है कि पहले तो अपने रजिस्ट्रेशन पैसे का हिसाब दो और दूसरा राम मंदिर में चोरी होने पर चुप क्यों हो। तो ये बड़ा खेल चल रहा है, लगातार मैं आपको अपडेट दूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।